हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने आपके साथ बात किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये भी बात कर चुका था कि अगर वायदे में ऐसे समझे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। फिर से अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मान लो कि एक तरफ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, इधर पिस्टन है, इधर का पिस्टन को फिक्स कर दिया। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा। जब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाएगा तो ये क्यों, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोई भी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट, उसका नेचुरल फिनोमेना है कि सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने लगता है। अब हमको क्या करना है, इसको रोकने के लिए इधर प्रेशर लगाते हैं, यानी कि वो मिनिमम प्रेशर जिससे कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर फ्लो रुक जाए, उस सॉल्यूशन की ओर फ्लो रुक जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूशन की ओर जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने फॉर्मूला, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पीछे का लेक्चर देखेंगे। जब तक पीछे का लेक्चर नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। पीछे का नोट को रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब जाके याद भी रहेगा। अब देखिए इसके लिए हम बताए थे क्या चीज कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन का। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C और T का। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, वो हो जाता है R। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम R बोले, जिसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसी चीज को हम लिख देते हैं P बराबर CRT। अब चूंकि C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। C क्या है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल होता है उसे कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे, P बराबर N/V RT, और इसी को हम बोल सकते हैं PV बराबर nRT। ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, PV बराबर nRT। कहां पे, जब हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट में, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ठीक यही इक्वेशन है, लेकिन वहां पे P प्रेशर है और यहाँ पे P ऑस्मोटिक प्रेशर है। V वॉल्यूम है, V यहाँ भी वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है, यहाँ R वहां पे गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर वहां भी टेम्परेचर और यहाँ भी टेम्परेचर है, कोई टेंशन नहीं है, खाली वहां पे प्रेशर सिंपल है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या नंबर ऑफ मोल के बारे में क्या जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल के बारे में क्या जानते हैं बाबू, तो पीवी बराबर मोल क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास RT। अब अगर हम इस फॉर्मूला से m निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, m बराबर WRT बाई PV। ये तो पिछले क्लास का हिस्सा तक हमने बात किया है। अब थोड़ा सा एक टर्म देख लिया जाए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन बार बार बोले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि न्यूमेरिकल जब हम बात करेंगे अभी तो कभी कभी बोलेगा कि दिस सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। तो देखिए आइसोटोनिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है। अच्छा बताइए यहाँ पे P बराबर CRT और यहाँ पे P बराबर CRT, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग सॉल्यूशन। अब बताइए
कि अगर हम टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? अगर टेम्परेचर सेम है, दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, सेम है, आप तो सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों का तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन का सेम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ऐसे जब सेम होगा तो उसी को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे तो दिमाग में बैठा ले कि सेम टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम होगा। या ऐसे बोलेंगे टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि एट सेम टेम्परेचर भी कर सकते हैं, तो यानी कि ऐसे बोल दें टू और मोर सॉल्यूशन, टू और मोर सॉल्यूशन having same osmotic pressure। अच्छा देखिए सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होगा। अब देखिए सेम टेम्परेचर कर दिया जाए, सेम टेम्परेचर पे अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो ऑलरेडी अगर भाई ये 8 तो दोनों का सेम होता है बाबू, अगर टेम्परेचर सेम कर दिया जाए और कॉन्सेंट्रेशन सेम किया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपने आप सेम हो जाएगा। तो कहता है हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at same temperature is called isotonic solution। और इसको और भी बोल सकते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसका एक नाम और भी है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। यानी कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। यानी कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम हो। सर अगर सेम नहीं हो तो हम बोले सेम नहीं हो तो क्या होगा, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, यही ना होगा। सेम हुआ तो आइसोटोनिक, सेम हुआ तो क्या होगा, आइसोटोनिक। अगर सेम नहीं हुआ तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो हम बोलेंगे एक कम होगा एक ज्यादा होगा। हाँ हो सकता है। दिमाग में बैठा लो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। कब, सेम टेम्परेचर पे। बार बार बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल में इसका जरूरत पड़ेगा। यानी कि इसमें हम बोल रहे हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। यानी दोनों अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। अब सर अगर दोनों बराबर नहीं हो तो, दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एक कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लेस और आइसो का मतलब होता है सेम। यानी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो आइसोटोनिक, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपोटोनिक। यानी कि द solution having less osmotic pressure is called
इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं लेस कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, लेस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। सर ये अगर मान लीजिए कम है तो ये हाइपोटोनिक हो गया, और सर इसका ज्यादा हो तो हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। बस कुछ नहीं यार, हाइपो माने लेस होता है और हाइपर माने ज्यादा। तो बताइए, आप ही बताइए, जब दो सॉल्यूशन बराबर है तो आइसोटोनिक कर दिए। सर बराबर नहीं हो तो हम बोले बराबर नहीं हो तो एक तो ज्यादा होगा एक तो कम होगा, जो ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक और जो कम होगा उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि अगर हमको बोला जाए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये बताइए आप। यानी क्या बोले, हाइपर का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले। तो हम लोग बोलेंगे हाइपर माने हाई, हाइपर माने हाई। तो क्या बोलेंगे देखो आप, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन having more osmotic pressure, having more osmotic pressure, having more osmotic pressure, having more osmotic pressure is called क्या बोलेंगे उसको जल्दी बता दो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा सेम टेम्परेचर। तो पहले आप इसे नोट कर लें, ये 3 पॉइंट है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप पहले नोट कर लो। जब आप नोट कर लिए तो यहां पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। जैसे यहां पे बोले लेस कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, मोर कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर, मोर कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर। तो अब इसको भी आप नोट कर लो। नोट करने के बाद देखिए, अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम गांव घर में हैं, हम मम्मी लोग क्या करती है कि करेगी क्या कि ये ऐसे एक जार लेती है, उसमें उन्होंने क्या करती है कि उसको नींबू को काट देती है ऊपर और नीचे। इसलिए काट देती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक्सपोज कर जाए, या उसको रगड़ देती है। अब इसके बाद उस नींबू में क्या करती है कि यहां पे नमक डाल देती है। नमक डालने के बाद देखती है, कुछ देर के बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाता है। जैसे ही नमक डालती है तो पूरे इस जार में वाटर हो जाता है, या आप सलाद काटते हो नमक डालते हो तो पानी पानी हो जाता है। ऐसा क्यों ऐसा हुआ? हम बोले बाबू इसलिए ऐसा हुआ कि जैसे आप बाहर नमक डाले, साल्ट डाले, तो यहां पे हाई कंसंट्रेशन और नींबू के अंदर लो कंसंट्रेशन। अब बीच में हमने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज कर दिया है काट के। अब बताइए क्या होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जाने वाला शुरू कर देता है।
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना शुरू कर देता है। इसीलिए जो नींबू का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और पूरे जार में पानी पानी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यानी कि एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब आउट, ऑस्मोसिस माने ऑस्मोसिस यानी सॉल्वेंट का फ्लो। अगर सॉल्वेंट का फ्लो आउट हो तो उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। दिमाग में बैठा है व्हाट इज एक्सोस्मोसिस, यानी कि आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस व्हाट इज एक्सोस्मोसिस, तो बोलेंगे आउटफ्लो, अगर सॉल्वेंट आउटफ्लो हो जाए, सॉल्वेंट बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहां पर चने को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं, ये चना का जो साइज हो जाता है वो बढ़ जाता है। सर ऐसा क्यों, चना का साइज बढ़ क्यों जाता है? हम बोले कि सॉल्वेंट बाहर में जो हम पानी डाले हैं उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और चना के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो आपको तो मालूम है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगता है। यानी कि अब इस केस में ये जो वाटर है अंदर की ओर जाने लगेगा, और जब अंदर की ओर जाने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंडो ऑस्मोसिस। यानी कि इंडो का मतलब अंदर, इंटर, यानी कि इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट is called inflow of solvent is called endosmosis. यानी कि inflow of solvent is called endosmosis। यानी कि इंडोस्मोसिस क्या है कि अगर सॉल्वेंट अंदर की ओर जाए तो उसको बोलेंगे इंडोस्मोसिस। अच्छी से एक एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे अब इसको समझे। अगर आपसे बार बार पूछता है ऐसे, ये एक है, एक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन में HCl में डालेंगे। एक यहां पे क्या किया, HCl में डाल दिया और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया। अब इसको HCl से निकाल करके और इसको हम क्या करेंगे, NaCl सोल्यूशन में डाल देंगे। NaCl सोल्यूशन में डाल देंगे, ये एक स्टेप 2।
हमने क्या किया, एक लिया, उसको क्या किया, HCl में डाल दिया, और उस एक को निकाल के कहां डाल दिया, NaCl में डाल दिया। अब HCl में क्यों डाले कि बाबू इसके उसके बाहरी कोट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके वो पोरस हो जाए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक्सपोज कर जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में उस एक को यहां डाल देंगे NaCl सॉल्यूशन में। हम देखेंगे क्या इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही कम होगा यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो ये अंडा क्या हो जाएगा, ये अंडा सिकुड़ जाएगा, और इसको बोलेंगे एग्जॉस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्मोसिस। यानी कि ये अंडा आपका जो बड़ा था वो क्या होने लगेगा, छोटा हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही सेम प्रोसेस करें, एक काम इसी तरह से हम सेम प्रोसेस करें, सेम प्रोसेस कैसे करें देखिए थोड़ा सा, इसको एक्सपेरिमेंट 1 करें, एक्सपेरिमेंट 2 करें। हमने एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया, एक लिया, इसको क्या किया, एक है HCl है, बॉयल कर दिया स्टेप 1। अब इसी एक को अब हमने क्या किया यहां पे उसी एक को वाटर में डाल दिया। वाटर में डाल दिया, ये हमारा एक हो गया। अब बोलिए क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक्सपोज कर गया, ये एक्सपेरिमेंट है। अब बोलिए क्या होगा कि ये बाहर में लो कंसंट्रेशन और अंदर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि वाटर है तो लो कंसंट्रेशन। अब इसमें के अंदर ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल घुसना शुरू हो जाएगा, और इस एक क्या कर जाएगा, यहाँ पे एक क्या कर जाएगा, फूल जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, एक गेट स्वेल, एक स्वेल कर जाएगा। अब एक स्वेल क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां से सॉल्वेंट अंदर क्यों जाने लगा, और ये इंडोस्मोसिस हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहां पे इंडोस्मोसिस हो जाएगा, और यहां पे एक क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यहां पे एक सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, यहां पे एक श्रिंक कर जाएगा। अगर हम इसी चीज को NaCl में डालते हैं तो एक छोटा हो जाएगा, तो उसको एग्जॉस्मोसिस बोलेंगे, और एक यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक फूल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्मोसिस, सॉरी इंडोस्मोसिस, यहां पे एग्जॉस्मोसिस। तो हम चाहेंगे क्या कि आप इंडोस्मोसिस और एग्जॉस्मोसिस आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए बाबू, ये आपका मान लो आरबीसी है, आरबीसी, इसका तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर हमारा NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% दे दें, NaCl सॉल्यूशन कितना, 0.91% है, तो बाबू जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होगा। यानी कि NaCl का 0.91% जो होगा आइसोटोनिक होता है किसका, ह्यूमन आरबीसी का। इसका मतलब कि अगर इस सॉल्यूशन में आरबीसी को रखें, इस
इस सॉल्यूशन में आरबीसी को रखें, तो चूंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सॉल्वेंट ना तो अंदर से बाहर क्यों जाएगा और बाहर से अंदर क्यों जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना, यानी कि 0.91% 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसको दिमाग में बैठाना। NaCl सॉल्यूशन इज isotonic with human RBC, isotonic with human RBC, यानी ह्यूमन आरबीसी का जितना कॉन्सेंट्रेशन है या जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, 0.91% NaCl सॉल्यूशन का। In this solution, RBC neither swell nor shrink, neither swell nor shrink, ना तो स्वेल करता है ना तो श्रिंक करता है, यानी कि ये एकदम नॉर्मल रहेगा। लेकिन सर ऐसा कर देते हैं, ये लेस कर देते हैं तो इसका मतलब अगर ये लेस हो गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब ये लेस हम बोले बाबू जब बराबर आइसोटोनिक, अगर कोई एक लेस हो गया, अगर ये लेस हो गया 0.91% से कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि NaCl सॉल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.91%, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन देन हाई, इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाए तो तुम ही बताओ क्या होगा। जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसमें बताओ, जब हम इसको, ये हाइपोटोनिक है, अगर हम इसको डालते हैं, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ये कम है, तो ये क्या होगा कि नीचे से अंदर जाने लगेगा, यानी कि इन दिस सॉल्यूशन RBC get shrink, oh sorry, आरबीसी बाबू ये हाइपरटोनिक है ना बाबू, ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपो हो गया, लेस हो गया, ये हाइपर हो गया, ये ज्यादा हो गया तो अंदर जाएगा तो स्वेल कर जाएगा ना, गेट स्वेल एंड इवन रैप्चर, और फट भी जाते इतना बहते, क्योंकि आरबीसी में सेल वॉल नहीं होता है। ये एनिमल कोई भी सेल है, उसमें वॉल नहीं होता है, तो बेचारा का कोई दीवार है ही नहीं। अब दीवार नहीं है, फूलते क्या कर जाएगा, फट जाएगा, और ये फट जाता है, इसी को बोलते हैं हीमोलाइसिस। अगर हम आरबीसी को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, या लेस कॉन्सेंट्रेशन, इतना कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन पे डाल देंगे, तो क्या कर लेगा, उसमें अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है, सॉल्वेंट जाना शुरू हो जाता है, और जाते एक समय ऐसा आ जाता है कि फट जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। तो आप इसे नोट करो। अगर यही चीज सर
अगर ये लेस बोल दिया, अगर ये मोर होता अब तो भैया, अगर यही मोर हो जाता तो क्या होता? हम बोले अगर मोर हो जाता तो बस यही काम होता। जो यहाँ पे मोर हो जाने से यहाँ पे सिकुड़ फेल कर रहा था, वहां पे सिकुड़ेगा। अगर हम इनिशियल सोल्यूशन विथ कॉन्सेंट्रेशन more than 0.91%, then it is hypertonic solution. अब बताइए जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? इन दिस सॉल्यूशन क्या होगा? तुम ही लोग बताओ ना बाबू, इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इन दिस सॉल्यूशन जल्दी बताओ, इन दिस सॉल्यूशन क्या होगा? बताइए। इन दिस सॉल्यूशन आरबीसी गेट श्रिंक, यानी कि जब ये आरबीसी है और यहां पे कंसंट्रेशन हाई है तो क्या कर लेगा? ये आरबीसी का लो कंसंट्रेशन होगा। जब लो कंसंट्रेशन होगा तो वाटर बाहर निकलना शुरू होगा, और जब बाहर निकलना शुरू होगा तो ये क्या कर लेगा? छोटा होता जाएगा और इसको श्रिंक कर जाएगा, और इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोलाइसिस। एक होता है हीमोलाइसिस, रैप्चर करेगा, फुल के रैप्चर करेगा तो हीमोलाइसिस, अगर सिकुड़ जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस। आप इसे नोट कर लो। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है इन टेक्स्ट का। अब इसमें कह रहा है क्या कि आप कैलकुलेट कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है पास्कल में निकालने के लिए। एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा है, यानी कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन के द्वारा जितना जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाया जा रहा है उसको आप उसको कैलकुलेट कीजिए। अब इस सॉल्यूशन को बना कैसे रहे हैं? तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पॉलीमर डाल रहे हैं। पॉलीमर का 1 ग्राम डाल रहे हैं, यानी मास ऑफ पॉलीमर W बराबर 1 ग्राम। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है? ऑफ मोलर मास भी दे दिया, मोलर मास भी दे दिया m। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 1,85,000। अच्छा, इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम भी दे दिया, भी 450 ml। अच्छा, एट टेम्परेचर T, एट 37 डिग्री C टेम्परेचर भी दे दिया, T 37 डिग्री C। हमने पहली बात बोला है कि यहाँ पे पास्कल चाहिए, और पास्कल के लिए हमको R का भी वैल्यू चाहिए, और R चाहिए हमको। R जब बाबू रे R का वैल्यू वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर। हमको जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है वैसा R का वैल्यू लेंगे। हमने R का वैल्यू बहुत सारा बात किया है, 0.0, 0.0821,
एटीएम पास एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल 08.314 गुणे 10 की पावर 3 पास्कल। तो पास्कल चूंकि बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में बोल रहा है, इसलिए हमको आर का मान पास्कल में लेना होगा और आर का मान पास्कल में क्या होता है 8.314 गुणे 10 की पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। फिर प्रॉब्लम हो गया सर, क्या प्रॉब्लम हो गया बाबू, यहां पे 450 ml है, 450 ml है, लेकिन यहाँ पे तो लीटर बाउंड है, तो इस ml को हमको लीटर में बदलना होगा। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे तो 0.450 लीटर। अच्छा सर, फिर यहाँ पे ये तो केल्विन में, यहाँ पे डिग्री सी में है। अरे भैया केल्विन में है, डिग्री सी में है, तो आप इसको केल्विन बदलने के लिए 273 से जोड़ दो, तो 273 37 और 273 कितना हो जाएगा, तो 310 जोड़ लीजिएगा आप लोग, 310 केल्विन हो जाएगा। काहे कि केल्विन में मांग रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में वाट, पास्कल में वाट इन पास्कल। P बराबर वाट। तो आप बताओ कैसे निकालेंगे। तो यहां पे P बराबर हम जानते हैं W/M RT/V, अभी तो आते साथ आज भी बताए। अब बताइए P बराबर हम क्या जानते हैं बाबू, आप हम क्या जानते हैं, यहां W1 R कितना होता है जल्दी बताओ, 8.314 गुणे 10 के पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल गुणे 310 केल्विन। m कितना है, तो m होगा आपका, m क्या होगा बाबू, तो 1,85,000, 1,85,000 ग्राम पर मोल होता है, मोल पर मास। अच्छे वॉल्यूम कितना है, 0.0450 लीटर, लीटर से लीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन गया। बस यहां पे केवल बचेगा पास्कल, और इसको गुणा भागा कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तब तक आप इसे नोट कर लो। और ये P बराबर आ जाएगा 30.96 पास्कल। अब ये क्वेश्चन तो आपसे बन गया होगा। एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चन नंबर 22 हमने तो 21 बनवाया है, 22 आप खुद से बनाएं। फिर इसके बाद उस 22 क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे। देखिए, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आया होगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। कृपया कर इसे पूरा देखें, पूरा नोट करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।